हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। हम लोग आज पढ़ेंगे सीआरपीसी को, जो कि अपना डील करेगा रैपिड रिवीजन के साथ। तो जैसा कि हरियाणा का एग्जाम आपका 3 मार्च शेड्यूल किया गया है, टेंटेटिव डेट, तो उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों की डिमांड थी कि सीआरपीसी एक सब्जेक्ट रहता है मेजर सब्जेक्ट के अंदर अपना, जैसे कि आईपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारे कुछ मैं रैपिड रिवीजन के अंदर आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड है, जो करवा चुका हूँ। तो सीआरपीसी रहता था, उसको मैं आज डील करने वाला हूं। तो ट्राई करेंगे एज मेनी सेक्शंस हम जितना कवर कर सके उतना कर सकते हैं, क्योंकि एक मॉन्स्टर सब्जेक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने सीआरपीसी को। अब सीआरपीसी अपने आप में क्या है, एक प्रोसीजरल लॉ बोला जा सकता है, लेकिन कुछ पार्ट उसके अंदर सब्सटेंटिव प्रोविजन भी रहते हैं। मोस्ट ऑफ दी जो प्रोविजंस हैं इसके अंदर जो दिए गए हैं वो आपके डील करते हैं अपने प्रोसीजरल पार्ट से, और जो कि क्रिमिनल लॉ का एक अपने आप में पार्ट है। क्रिमिनल लॉ का मेजर मॉन्स्टर सब्जेक्ट है, जो कि प्रोसीजरल पार्ट के अंदर आपका डील किया गया है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो प्रोसीजरल लॉ है वो कोर्ट के काम या फिर पुलिस ऑफिसर का जो प्रोसीजर रहता है कि पुलिस ऑफिसर क्या क्या काम करता है क्रिमिनल एक्ट के अंदर, उन सब चीज़ों से डील किया जाएगा इस एक्ट के अंदर। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपने कोड को। कोड मतलब एक्ट से बड़ा कुछ ऐसी चीज़ जिसके अंदर बहुत सारे एक्ट के प्रोविजंस एक जगह पे इकट्ठे क्लब टुगेदर करके आपके डाले जाते हैं, उनको बोला जाता है आपका एक कोड। अब बात आती है सीआरपीसी कहाँ पे लागू होता है, कहाँ पे लागू नहीं होता है, उन चीज़ों को भी डील करते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे अपने इस सब्जेक्ट को, रैपिड रिवीजन के इस पार्ट को। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो कब मिली थी। तो 25 जनवरी 1974 को इसको जो है एसेंट मिली थी, और कोड नंबर जो है ये 2 है 1974 का। बात आती है कि एनफोर्समेंट में कब आया, तो 1 अप्रैल 1974 के अंदर इसको जो है लागू कर दिया गया था। इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है वो 484 है। शेड्यूल आपके 2 दिए गए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट शेड्यूल आपका ऑफेंसेस की क्लासिफिकेशन को बताता है कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी होंगी। जैसे सेक्शन नंबर है, उसके बाद आपका बता रखा है कि बेलेबल होगा कि नहीं होगा, इस तरीके की चीज़ें दे रखी है। या फिर उसके ऊपर आपके कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हो सकते हैं, बेलेबल है कि नहीं है, तो ये, और पनिशमेंट आपकी कितनी मिल सकती है, ये सब कुछ चीज़ें आपकी बताई गई हैं इसी आपके कोड के अंदर। आपका जो शेड्यूल नंबर 1 है उसके अंदर। शेड्यूल नंबर 2 आपका है फॉर्म्स की बात करता है, मतलब फॉर्मेट, कि जैसे फॉर्म भरना है किसी चीज़ का तो वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए आपका, कि बेल बॉन्ड भरनी है तो किस तरीके का आपका शेड्यूल में दिया गया है, वो सारी चीज़ें आपकी इसी के अंदर जो बताई गई हैं। बात आती है कि उस फॉर्मेट को याद करने का तरीका SOPCBT आपका दिया गया है कि सेक्शन नंबर है, O से ऑफेंस कौन सा होगा, P से आपकी पनिशमेंट कितनी है, C से आपका है कॉग्निजेबल है कि नहीं होगा, उसके बाद B से बेलेबल है कि नहीं है, और T से आपका ट्राइबल बाय विच कोड। ये आपका शेड्यूल के अंदर चीज़ें दी गई हैं। SOPCBT के साथ ये डील करता है। शेड्यूल नंबर आपका 1 जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस की बात करता है। डेट की चीज़ें होगी, टोटल सेक्शन हो गए, कोड नंबर हो गया। एग्जॉस्टिव 1 है, ये एक्ट अपने आप में एग्जॉस्टिव कहलाता है। जिन जिन प्रोविजंस को ये कंटेन करके बैठा है वो सारी चीज़ें आपकी डील करता है ये सीआरपीसी, तो ये अपने आप में एक एग्जॉस्टिव एक्ट हो जाता है। फिर आपकी बात आती है कि अमेंडमेंट आपके 2, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट जिसको बोल सकते हैं वो आपका 2013, 2018 और 2019 के अंदर जब आपको जम्मू कश्मीर के अंदर एप्लीकेबल किया, वो सब कुछ है। तो लेटेस्ट के अंदर आपका सबसे 2013 के अंदर 3 फरवरी 2013 के अंदर एक्ट नंबर 13, और 21 अप्रैल 2018 आपका एक्ट नंबर 22। तो ये चीज़ बताई गई थी। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है वो किसका पार्ट बनता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी लिस्ट है जिसका ये पार्ट बनता है, तो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, मतलब जो कि अपना सेंटर और स्टेट उसको अमेंड है जो कर सकती है, तो ये आपका कंकरेंट लिस्ट का है जो पार्ट बनता है। उसके बाद आपका एंट्री नंबर 9 है सीआरपीसी का, जो कि पूरे कोड को पूरे इंडिया के अंदर इंक्लूडिंग आपकी सीआरपीसी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी एप्लीकेबल कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आपका। अब बात आती है आपके सेक्शंस की। बिना किसी हर्डल के सिर्फ सेक्शन पढ़ते जाएंगे, बेयर रीडिंग रहेगी, डिटेल स्टडी रहेगी, लेकिन स्पीड से करेंगे ताकि टाइम के अंदर ये सब्जेक्ट आपका कवर है जो हो सके। फर्स्ट आपका शॉर्ट टाइटल के अंदर सीआरपीसी कहलाएगा। अब बात आती है सेकंड वाले के अंदर कि एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट JNK, ये हट गया, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, इस कोड के जो प्रोविजंस हैं वो आपके शेल नोट अप्लाई, इसको पढ़ते हैं पहले क्योंकि कंफ्यूजन रहता है चैप्टर नंबर 8, 10 और 11 को लेके। तो उन चीज़ों को एक बार दरकिनार करके हम लोग समझते हैं कि इस कोड के जो प्रोविजन है वो आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे। किस पे? स्टेट ऑफ नागालैंड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ट्राइबल एरिया के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन उनके अंदर भी आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे उन एरिया के अंदर
चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 आपके एप्लीकेबल हो जाते हैं। बाकी प्रोविज़न एप्लीकेबल आपके नहीं होंगे इन एरियाज़ के ऊपर। अब बात आती है कि अगर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट भी ये वाले प्रोविज़न जो हैं वो चीज़ें आपकी एप्लीकेबल करवा सकती है। मतलब जो प्रोविज़न आपके दे रखे हैं सीआरपीसी के अंदर, इन 3 चैप्टर को छोड़ के बाकी तो एप्लीकेबल होता ही नहीं। जब ये एप्लीकेबल हो रहे हैं तो बाकी का पार्ट आपका क्या रहेगा, उसको स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन के अंदर गैजेट में डाल के एप्लीकेबल है जो कर सकती है। लेकिन वो कैसे एप्लीकेबल करेगी, सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन के साथ उनको अप्लाई कर सकती है। असम के लिए दे रखा है 6 शेड्यूल के अंदर आपका जो, तो उसके रिगार्डिंग देखना है। और अदर देन के अंदर दे रखा है शिलोंग को छोड़ के, मतलब ट्राइबल एरिया के अंदर क्या क्या आपका आता था, उसका मतलब है 21 जनवरी 1972 के बाद जो एरिया असम के ट्राइबल एरिया के अंदर इंक्लूड किए गए थे वो सारे आपके ट्राइबल एरिया आते हैं, लेकिन शिलोंग को वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया था, ये एक्सेप्ट के अंदर आता है। फिर आपका 1 अप्रैल 1974 मतलब अप्रैल फुल डे को ये एप्लीकेबल हो गया था। अब बात आती है सेक्शन नंबर 2 की। 2 बात करता है डेफिनेशन क्लोज की। अब सेक्शन 2 के अंदर आपके 2A से लेके Y तक के टोटल 26 पॉइंट दिए गए हैं, जिसके अंदर WA नया विक्टिम ऐड किया गया था 2009 के अंदर, 2009 के अंदर। उनको ध्यान में रखते हुए Z तक होने चाहिए, लेकिन Y तक है। 26 प्रोविजन दिए गए हैं, एक एक करके डील करते हैं। बेलेबल ऑफेंस, ऐसा ऑफेंस जिसको कि शेड्यूल के अंदर आपका शो किया गया है एज ए बेलेबल ऑफेंस, मतलब ऐसा कोई भी ऑफेंस है जिसके लिए एज ए मैटर ऑफ राइट ए पर्सन कैन क्लेम द बेल, तो उसके लिए बात करी गई। मीन्स एन ऑफेंस विच शोन इन इज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ विच is bailable by any other law for the timing in force, और नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस, मतलब कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस दोनों को डील किया गया इसके अंदर, जिसके अंदर बताता है कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो दर्शाए गए आपके ऑफेंसेस हैं जिनको बेलेबल दर्शाया गया वो सारे बेलेबल होंगे, उनको छोड़ के बाकी कुछ बच जाएगा वो आपके नॉन बेलेबल रहेंगे। बेल से रिलेटेड आपके प्रोविजन दे रखे हैं 436 से लेके 450 के बीच में। चार्ज बताए हैं कि चार्ज जो है वो आपका हेड ऑफ द चार्ज और व्हेन चार्जेस कंटेन मोर देन वन हेड, इसको रट्टे मारने पड़ेंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसको कि कमिट करने के बाद कोई भी पुलिस ऑफिसर विदाउट दी वारंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट आपको अरेस्ट है जो कर सकता है, उसकी बात करता है। मतलब या तो कोई कॉग्निजेबल केस हो सकता है या फिर आपको कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दोनों को इसी के अंदर बताया गया है। मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच और कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच द पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, तो वो आपका कॉग्निजेबल केसेस होंगे। और नॉन कॉग्निजेबल के हम लोग अगर बात करें तो ऐसा कोई भी ऑफेंस 2 का क्लोज नंबर आपका L में दिया गया है कि कोई और ऑफेंस जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है बिना मैजिस्ट्रेट के या कोर्ट के ऑर्डर के किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने की, तो वो आपका नॉन कॉग्निजेबल केस हो जाता है। कंप्लेंट का मतलब है कि कोई भी एलिगेशन लगाया जाता है किसी भी पर्सन के खिलाफ जो नॉन या अननोन हो सकता है, और ऐसे किसी पर्सन के द्वारा जो कि विक्टिमाइज हो रखा होता है किसी भी ऑफेंस का, और मैजिस्ट्रेट के सामने ये बात रखी जाती है इस पर्पज से ताकि उस ऑफेंस किए गए ऑफेंस के ऊपर आपका एक्शन है जो लीगल एक्शन है जो मैजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जा सके। तो कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन, कोई भी एलिगेशन हो सकता है मेड ओरली और इन राइटिंग टू द मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड एंड दैट सम पर्सन वेदर नॉन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट, लेकिन वो पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड है जो नहीं करता। ये 2 की D कंप्लेंट की बात करता है, किसी भी मैजिस्ट्रेट के सामने आपकी की जा सकती है। फिर आती है आपकी इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि अगर कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर है जिसने ये सोच के कि ये जो केस है वो अपने आप में एक कॉग्निजेबल केस है जिसके अंदर मेरे पास पावर है कि मैं उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूं इवन विदाउट द मैजिस्ट्रियल ऑर्डर, और वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऐसा फाउंड होता है, उसको मिलता है कि जो केस था वो नॉन कॉग्निजेबल नेचर का है, मतलब जिसके अंदर ए पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट और कैन नॉट मेक एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो उस केस में जब वो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाएगा कोर्ट के सामने, तो उस चीज़ के लिए क्या होगा वो चीज़ आपके एक्सप्लेनेशन के अंदर दी गई है। तो एक रिपोर्ट मेड बाय द पुलिस ऑफिसर इन ए केस विच डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसको पता लगा कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुई है, तो वो मानी जाएगी कि वो कंप्लेंट है अपने आप में, जो रिपोर्ट उसने बनाई है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, वो जो मैजिस्ट्रेट के सामने दे के आएगा तो पुलिस ऑफिसर को हम लोग कंप्लेंट मानेंगे और उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट को हम लोग अपने आप में एक कंप्लेंट मान लेंगे। फिर हाईकोर्ट दे रखा है वो पढ़ना है, इंडिया दे रखा है उसको भी अपने आप याद करनी पड़ेगी। इंक्वायरी मतलब ट्रायल को छोड़ के कोई और कार्रवाई है जो कि मैजिस्ट्रेट के द्वारा करी जाती है वो अपने आप में इंक्वायरी कहलाती है या कोर्ट कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन किस लिए की जाती है? फॉर द कलेक्शन ऑफ द एविडेंसेस के लिए पुलिस ऑफिसर करता है या फिर पुलिस ऑफिसर के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई और अदर पर्सन है, मतलब एक तरीके से पुलिस ऑफिसर ने किसी और को साथ में लिया और मैजिस्ट्रेट ने उसको ऑर्डर दिया, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से या मैजिस्ट्रेट के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई अदर पर्सन जो इन्वेस्टिगेशन करता है या फिर कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस करता है तो उसको इन्वेस्टिगेशन बोला जाएगा। फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग है कि जिसके अंदर आपका कोई भी कोर्ट होगा वो काम करता है अपना, तो उसके लिए आ जाएगा।
फिर आपकी लोकल ज्यूरिस्डिक्शन की बात करता है तो लोकल एरिया हो जाएगा, वो भी याद करना है आपने। मेट्रोपॉलिटन एरिया जो सेक्शन 8 के अंदर दे रखा है, जिसकी पॉपुलेशन आपके 1 मिलियन से ज़्यादा हो। फिर आपके बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल की, बता दिया, नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। पुलिस स्टेशन का जो एसएचओ है उसको बोलते हैं आपका स्टेशन हाउस ऑफिसर, तो यहाँ पे है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो कि अबोव द रैंक ऑफ कांस्टेबल होना चाहिए। फिर प्लेस है, प्लेस के अंदर आपका हाउस आ जाएगा, बिल्डिंग, टेंट, वेसल और आपकी व्हीकल आ जाएगा। फिर प्लीडर है कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अथोराइज है प्रैक्टिस करने के लिए उस कोर्ट के अंदर, तो वो पर्सन आपका प्लीडर होगा। 2Q प्लीडर, 2 के Q में प्लीडर दे रखा है और 2 के U में आपका PP दे रखा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया हुआ है। तो 2 का U बोलता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट होगी जो कि, या फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि अपॉइंट करती है सेक्शन 24 के हिसाब से किसी भी पर्सन को एज ए आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे। फिर आपकी पुलिस रिपोर्ट है, तो कोई भी आपका पुलिस ऑफिसर होगा जिसने की एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज करी है 173 के क्लोज नंबर 2 के अंदर, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि किस पर्सन ने कौन सा ऑफेंस कर रखा है, कब उसको अरेस्ट किया गया था, कब उसको बेल दी गई थी, उसने ऑफेंस कौन से दिन आपका कमिट कर रखा है, किस पर्सन के खिलाफ कमिट कर रखा है, तो सारा ब्यौरा आपका एक रिपोर्ट बना के दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है पुलिस रिपोर्ट 2 का R और साथ में आपका 173 का क्लोज नंबर 2। पुलिस स्टेशन एक जगह होती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स करी हुई पोस्टल, और उस जगह पे आपका पुलिस थाना जिसको बोलते हैं वो आपका पुलिस स्टेशन है। फिर आपका प्रेस्क्राइब है, अपने आप पढ़ना है। सब डिवीजन मतलब जो सेक्शन नंबर 7 के हिसाब से दे रखी है, डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया जाता है सब डिवीजन के तरीके से। सम्मन केस ऐसा कोई भी केस है जो कि वारंट केस नहीं है। अब ये वारंट केस क्या है? वारंट केस ऐसा जिसकी पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा होगी, मतलब 2 साल से कम वाले जो ऑफेंसेस होंगे वो सम्मन केस है, 2 से ज़्यादा जो होंगे वो आपके वारंट केस है। 2 का X इज टू बी रेड विद 2 का W। WA 2009 के अंदर ऐड किया गया था कि जब भी कोई पर्सन है जिसके खिलाफ कुछ गलत हो जाता है तो वो पर्सन आपका विक्टिम पर्सन कहलाता है, जो कि सफ़र करता है किसी भी तरीके की लॉस या फिर इंजरी को कोज्ड बाय द रीजन ऑफ एक्ट और ओमिशन फॉर विच द एक्यूज्ड हैज़ बीन चार्ज। एंड एक्सप्रेशन विक्टिम इंक्लूड करता है हिज या फिर हर गार्जियन और लीगल एयर्स को, इनको भी इंक्लूड करता है। अब एक केस आपका आ जाता है इसके अंदर कि अगर कोई भी रेप विक्टिम माइनर है, उसका जो बच्चा होगा क्या वो विक्टिम वाला जाएगा, तो उसको भी हम लोग क्या है विक्टिम बोल सकते हैं। तो ये एक केस के अंदर डिसाइड हुआ था। द केस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। फिर बात आती है आपकी वारंट केस की, हो गया है एक्सप्रेशन वर्ड्स जो भी यहाँ पे यूज़ किए गए लेकिन डिफाइन नहीं किए गए, जिनको आईपीसी में डिफाइन कर रखा है तो आईपीसी वाले सेम मीनिंग यहाँ पे भी आपका समझा जाएगा। सेक्शन 3 नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, 4 को आप जनरली पढ़ लेना। 5th के अंदर आपका सेविंग क्लोज दे रखा है कि जो सीआरपीसी है वो इफेक्ट नहीं करता कुछ चीज़ों को। 6 में दे रखी है आपकी, 6 को हम लोग पढ़ते हैं 26 के साथ। एक को आपका बताता है ट्रायल कोर्ट के बारे में, दूसरा बताता है आपके क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में। अब यहाँ पे 6 जो है वो आपका क्रिमिनल कोर्ट की बात करता है कि हाई कोर्ट के अलावा या फिर किसी भी अदर कोर्ट का जो कोई आपका किसी भी लॉ के अंदर उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, उस अपने सीआरपीसी के अलावा किसी दूसरे लॉ के थ्रू अगर कोई भी कोर्ट आपका एस्टेब्लिश कर रखा है उनको छोड़ के और हाई कोर्ट को छोड़ के अगर कोई और कोर्ट है वो आपके एक स्टेट के अंदर होंगे, वो इंक्लूड करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन को, सेक्शन 9 के अंदर जाएगा। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेक्शन 11 में जाएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है, सेक्शन नंबर 16 में जाएगा। और उसके बाद आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात करता है और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात करता है, तो ये सारे आपके क्रिमिनल कोर्ट के अंदर आएंगे। लेकिन अगर सेक्शन 26 को देखा जाए, एक बार 26 में आ जाओ एक बार। 26 आपका बात करता है कि कौन कौन से ऐसे होंगे जो कि आपके क्रिमिनल कोर्ट के अलावा ट्राइबल कोर्ट कहलाए जाएंगे। तो हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और आपके अदर जो भी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिखाए गए जो भी कोर्ट होंगे वो ट्राइबल कोर्ट होंगे, ठीक है, जो ट्रायल चला सकते हैं किसी भी केस को लेके। अब हाई कोर्ट सेक्शन नंबर 474 में दे रखा है कि वो सेशन कोर्ट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए एज ए ट्रायल कोर्ट के तौर पे भी काम है जो कर सकता है। बात आती है सेक्शन 7 की, तो आपके टेरिटोरियल डिवीजन की बात करता है कि स्टेट जो है वो अपने आप एक टेरिटोरियल डिवीजन, सेशन डिवीजन माना जाता है, उसको डिवाइड किया जा सकता है, सेपरेट सेशन है जो बनाए जा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ये काम करती है आपकी, और वो भी आपका क्या रहता है, लिमिट और नंबरिंग को कम ज़्यादा करने का काम आपका हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। 8 के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से एरिया वहाँ पे दिए गए, तो बॉम्बे, कैलकाटा, मेड्रोस और अहमदाबाद थे जिस टाइम पे ये एक्ट बना था। उस टाइम पॉपुलेशन जिसकी 10 लाख मतलब कि 1 मिलियन से जिसकी एक्सीड करती होगी वो एरिया अपने आप में क्या होगा, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाएगा। साथ में क्या रहता है कि अगर उस मेट्रोपॉलिटन एरिया के बनने से पहले मतलब कि किन्हीं 2 सिटीज़ को मिला के एक आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाया गया और उन दोनों में अलग अलग पहले कोर्ट थे, तो जिस पर्सन का केस उस पहले वाले कोर्ट्स के अंदर चलता था, मेट्रोपॉलिटन एरिया बनने के बाद भी अभी भी वो केस उन्हीं कोर्ट में चलेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर एक एरिया था पहले, उसको डिवाइड करके 2 एरिया के अंदर बांटा गया, जो डिवाइड करके आप अलग चले गए
अब क्या होगा, जिस कोर्ट के अंदर, मतलब सिंपल सी कहानी कहने का मतलब ये है कि ऑल्ट्रेशन करने से पहले या मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाने या फिर सीज करने से पहले अगर किसी भी पर्सन का केस किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा था तो ऑल्ट्रेशन के बाद भी उस पर्सन का केस उस पुराने वाले कोर्ट के अंदर ही आपका चलता रहेगा। इस मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाने या फिर सीज करने से उनके केस के स्टेटस पे या फिर केस का कोर्ट जो है वो आपका कोर्ट चेंज नहीं हो जाएगा। ये सेक्शन आपके 8 में लिखा हुआ है। सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ सेशन है। कोर्ट ऑफ सेशन को एस्टेब्लिशमेंट करने का काम, जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनाने का काम है एटसेट्रा, ये सारे काम आपके कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। अपॉइंटमेंट जब आपके प्रेसिडिंग ऑफिसर की करी जाती है तो वो हाई कोर्ट करती है। ये 2 क्लॉज आपके। फिर आपका बोलता है कि प्रेसिडेंट ओवर कौन करेगा, वो आपका जज होगा जिसको कि सेशन जज बोलते हैं, जो कि अपॉइंट किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट ऑल्सो अपॉइंट कर सकती है आपके एडिशनल सेशन जज को भी और असिस्टेंट को भी। असिस्टेंट सेशन जज जो होगा वो नीचे काम करता है और एडिशनल आपका जो सेशन जज है वो उसके बराबर काम करता है, मतलब एडिशनल के लिए अतिरिक्त यूज होता है और आपका जो असिस्टेंट है वो आपके उनके अंडर में काम करने वाला आपका बंदा होता है, उसका सहायक बोलते हैं, तो वो रहता है। फिर इसके अंदर दे रखा है कि अगर किसी भी एक ऑफिस को खाली है, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो कि सेशन जज वहाँ पे अपॉइंट नहीं किया गया या फिर वो सीट उनकी खाली है, पोस्ट खाली है, तो उस टाइम पे कौन उनकी जगह पे काम करेगा, इसके रिगार्डिंग आपकी एडिशनल या फिर असिस्टेंट को जो है बनाया जा सकता है। फिर बोलता है कि एक जिले का सेशन जज दूसरे जिले के अंदर किस पोस्ट पे काम कर सकता है साइमल्टेनियसली, तो एक सेशन जज दूसरी जगह पे एडिशनल सेशन जज का है जो काम कर सकता है। असिस्टेंट सेशन जज नहीं होगा, प्री में ये पूछा जा सकता है। 10 के अंदर आपने सबऑर्डिनेशन के हिसाब से पढ़ना है। 11 नंबरिंग पढ़नी है, जेएमआईसी की बात करता है, जेएम2सी की बात करता है। प्रेसिडिंग ऑफिसर होगा, अपॉइंटेड आपके हाई कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। 12 के अंदर आपका सीजीएम और एसीजीएम की बात करता है, तो जेएमआईसी जो होगा उसी को आप इस पोस्ट के ऊपर लेके जाते हो। 13 के अंदर इंपॉर्टेंट है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करते हैं। उसके बाद आपका सेक्शन नंबर 15 है इंपॉर्टेंट नंबरिंग के हिसाब से कि सबऑर्डिनेशन किसकी रहेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, तो वो आपके सीजीएम या फिर आपके एसजे के अंडर में है जो काम करते हैं। फिर आपका सेक्शन नंबर 17 है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। 17, 18, 16 ये आपके लेस इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिनको कि पढ़ भी सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हैं ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 19 नंबरिंग याद करनी है। 20 एग्जीक्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, नंबरिंग याद करनी है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। 21 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, नंबरिंग याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22, 23 आपके लेट इट गो। 24 में आते हैं तो आपकी बात होती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने का काम हाई कोर्ट कर रही है। हर एक हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट आपकी जो है वो हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन करने के बाद उसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करने के पर्पज से। उनके अंदर आपका काम में अपील और अदर सारी की सारी प्रोसीडिंग को जो है डील किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है 4th क्लॉज के अंदर जाके अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें 4th में कि इन कंसल्टेशन विद सेशन जज प्रिपेयर करता है एक पैनल को, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेशन जज के साथ कंसल्ट करके एक पैनल बनाएगा और जिन बंदों का नाम उस पैनल के अंदर होगा उन्हीं को पीपी के तौर पर अपॉइंट है जो किया जा सकता है। 24th सेक्शन का 8th क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th के अंदर आपके 7 ईयर का एक्सपीरियंस दिया गया है कि 7 साल का जिसका एक्सपीरियंस होगा उस पर्सन को अपॉइंट है जो किया जाता है। 8th बोलता है कि अगर आपको स्पेशल पीपी अपॉइंट करना हो तो उसके एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम 10 ईयर का हो जाना चाहिए। फिर आपका बोलता है कि एक जो प्राइवेट पर्सन है, जो भी पर्सन एक्यूज हो सकता है या विक्टिम हो सकता है या फिर आपका जो अरेस्टेड पर्सन है, 3 अलग अलग राइट दिए गए। अरेस्टेड पर्सन का राइट होता है, एक विक्टिम का राइट होता है, एक आपके एक्यूज पर्सन का राइट होता है कि वो उस कार्रवाई के दौरान अपने चॉइस के एडवोकेट को कंसल्ट कर सके, उनको एंगेज कर सके। तो उनके लिए आपका है सेक्शन 41D, बड़े डील के अंदर आपके जो डी में के अरेस्टेड पर्सन इंटरोगेशन के दौरान, लेकिन पूरी कंप्लीट इंटरोगेशन के दौरान नहीं होगा, जनरली इंट्रोडक्शन के आपके टाइम पे जब भी उनका इंटरोगेशन किया जाता है उस टाइम पे अपने वकील से वो कंसल्ट कर सकते हैं, उनको मिल सकते हैं। ये सेक्शन आपका 41D जो है वो अरेस्टेड पर्सन के लिए। 303 और सेक्शन 301 का क्लोज नंबर 2 सीआरपीसी के, ये 303 और 301 का सेकंड क्लोज जो है वो आपके एक्यूज्ड पर्सन को अपने एडवोकेट से मिलने के लिए बात करता है। और ये जो सेक्शन 28 4th का आपका जो सेक्शन 24 क्लोज नंबर 8 का प्रोवाइजो जो आपका है वो बात करता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि विक्टिम है वो एंगेज कर सकता है अपना प्राइवेट एडवोकेट। हालांकि विक्टिम पर्सन को पीपी मिलता है लेकिन विक्टिम फिर भी अपने चॉइस से प्राइवेट एडवोकेट को एंगेज कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग दैट पीपी, उसको असिस्ट करने के पर्पज से आपका अपॉइंट किया जाता है। 25 APP की बात करते हैं, जैसे हम ADA बोलते हैं उनके लिए है। PP आपके हाई कोर्ट के लिए और ADA आपके नीचे वाले कोर्ट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आपको अपॉइंट किया जाता है। जनरली है, उसको पढ़ लेना एक बार। 25A के अंदर आपके डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात करता है, तो उसके अंदर आपके एक डायरेक्टर होगा और एज मैनी आपके क्या होंगे, डिप्टी डायरेक्टर है जो हो सकते हैं। तो जो आपका एक तरीके से जिनको अपॉइंट किया जाएगा उसकी कम से कम जो एक्सपीरियंस है वो एज एन एडवोकेट का 10 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस है जो होना चाहिए, उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है। 26 हम कर चुके हैं। 26 के अंदर यही है कि अगर कोई
ट्राइबल कोर्ट मतलब ट्रायल करना जिसका काम होता है, ऐसा वो कोर्ट कौन सा होगा, तो उसके लिए हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, या फिर आपके फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिखाए गए कोर्ट हो सकते हैं। उसके बाद जो भी ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन है, विमेन के खिलाफ जो भी ऑफेंसेस होंगे उनके लिए जो होगी प्रेसिडिंग ऑफिसर हमेशा विमेन होनी चाहिए, वो ट्राई किया जाएगा। 27 आपके बोले जुवेनाइल के लिए है, तो जो आपका कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, जहां पर कोई ऐसा पर्सन जो 16 साल से कम की उम्र का है, उनको डील करने के लिए जब भी कोई कोर्ट बनाई जाती है तो वो आपकी चिल्ड्रन कोर्ट होगी, या तो वो चिल्ड्रन एक्ट के अंडर में आपकी इस्टेब्लिश की जाती है, या फिर आपकी कोई भी सीजीएम होगा उसको काम करने के लिए पावर दी जाएगी कि वो काम कर सकता है एज ए आपका उस आपके एक तरीके से चिल्ड्रन कोर्ट के अंदर जुवेनाइल्स को डील करने के लिए। 28 और 29 आपका बात करता है कि मैजिस्ट्रेट कौन से मैजिस्ट्रेट कौन सी कोर्ट है जिसकी कितनी पावर हो सकती है एक तरीके से अपने सजा देने की या फिर फाइन लगाने की, तो उनके रिगार्डिंग है। हाई कोर्ट है, वो किसी भी तरीके की कोई भी पनिशमेंट दे सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट ऑफ पनिशमेंट फॉर द सेंटेंसिंग और द फाइन अमाउंट। इसके रिगार्डिंग आपका कुछ भी लिमिटेशन नहीं है, वो कुछ भी सजा है जो दे सकते हैं। फिर आता है एडिशनल सेशन जज और सेशन जज, वो कोई भी सजा पास कर सकते हैं, लेकिन डेथ पेनल्टी जब होगी तो वो उसके लिए 366 और 368 की पालना उसको करनी पड़ती है। मतलब अगर कोई भी सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज है, वो आपका कोई भी सजा पास कर सकता है एक्सेप्ट द डेथ। डेथ की सजा पास कर सकता है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। एग्जीक्यूशन करने के लिए 366 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाएगा हाई कोर्ट के अंदर, और 368 के अंदर हाई कोर्ट उसको या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर उसको रिजेक्ट कर सकता है, कोई भी सजा दूसरे के अंदर कन्वर्ट भी कर सकता है। तो उन्हीं के सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 366 एंड 368 वो आपका क्या है, डेथ पेनल्टी को पास करता है, बाकी कोई भी सजा वो दे सकता है। फिर असिस्टेंट सेशन जज है, तो अप टू 10 ईयर की पनिशमेंट दे सकता है। फाइन की कोई रोक नहीं है यहाँ पे अभी तक। 28 के अंदर फाइन के रिगार्डिंग कोई आपकी रोक लगाई नहीं गई है, कितने भी फाइन पास कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये रहता है कि 10 ईयर से ऊपर की सजा आपका असिस्टेंट सेशन जज पास नहीं कर सकता। 29 के अंदर आपका दे रखा है कि सीजीएम जो होगा वो अप टू 7 ईयर तक की पनिशमेंट दे सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ फाइन। सेकंड क्लोज आपका जेएमआईसी की बात करता है, जेएमआईसी आपकी 3 ईयर तक की पनिशमेंट दे सकता है और 10,000 तक का फाइन लगा सकता है। सेम पावर आपकी एमएम की रहती है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की। फिर आपका आता है मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है 1 साल की पनिशमेंट देने की और 5,000 का आपके फाइन लगाने की। सीजेएम जो है वो आपका सीएमएम वाला भी काम करता है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वाला, 7 ईयर तक की पनिशमेंट वो दे सकता है। फिर सेक्शन नंबर आपका 30 आता है। 30 के अंदर बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा जो कि फाइन उसके ऊपर लगाया गया था और वो फाइन अगर वो नहीं भरता, तो जैसा आईपीसी के नंबर 65 सेक्शन के अंदर दे रखा है 1/4 ऑफ द पनिशमेंट उसको दी जा सकती है, वही आपका सेक्शन नंबर 30 के अंदर दिया हुआ है। तो एक बार इसको भी आपने पढ़ लेना है। 1/4 की बात करता है, 1/4 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट टोटल जो प्रोवाइड की जा सकती थी वो प्रोवाइड करते हैं। 31 को पढ़ते हैं 427 के साथ। 31 जैसे कि आप सबने सुना होगा ना कि एक कोई भी पर्सन को जब पनिशमेंट हो जाती है लाइफ इंप्रिजनमेंट, तो वो दिन रात की सजा काट के बोलते हैं 7 साल में पूरी करके आ गया, या फिर 14 ईयर के अंदर कंप्लीट करके आ गया, या 20 ईयर के अंदर उसने पूरा कर दिया गुड बिहेवियर के बेस पे। तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। ये सेक्शन नंबर आपके 31 के अंदर बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिसने सेवरल ऑफेंसेस कर रखे हैं और उसको कोई भी सजा मिलती है, तो वो पर्सन के लिए, मतलब एक पर्सन ऐसा जिसने कि 10 ईयर्स की पनिशमेंट वाले 2 ऑफेंसेस कर रखे हैं, तो उसको कितनी सजा मिलनी चाहिए, 10 ईयर की या 20 की। तो कोर्ट उसको दोनों के अंदर सजा देता है, इसका मतलब उसको 20 ईयर की पनिशमेंट हुई, तो उस केस के अंदर कोर्ट स्पेशली आपको बताएगा कि इनकी जो पनिशमेंट है वो कंसेक्यूटिव चलेगी या फिर आपकी वो है एक तरीके से कंकरेंट चलेगी। तो अगर कोर्ट ने कंकरेंटली के लिए नहीं बोला तो हम लोग मान के चलेंगे ये कंसेक्यूटिव रहेगी। एक सजा पहले पूरी करेगा, दूसरी सजा उसके बाद होगी, मतलब कंप्लीट 10 ईयर आपका एक बार पूरा, उसके बाद दूसरी फिर से 10 साल और, तो मतलब 20 साल टोटल जेल रहेगी। लेकिन अगर स्पेशली उसको बता देता है कि ये कंकरेंटली चलेंगे, मतलब दोनों एक साथ पैरेलली, तो वो 10 साल के अंदर ही जब पहला 1 साल कंप्लीट होगा तो दोनों सजा के नाम का एक आपका पनिशमेंट है जो पूरी हो जाएगी। मतलब एक किसी को मिली है ग्रीवियस हर्ट कोज करने की, दूसरे के अंदर अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए उसको पनिशमेंट मिली हुई है 10-10 साल की, सपोज करके चलते हैं कि उनको 10-10 ईयर की उनको पनिशमेंट है जो दी गई है। तो जो दोनों सजा थी ग्रीवियस हर्ट की भी और आपकी अटेम्प्ट टू मर्डर वाली, वो दोनों के दोनों कंकरेंटली चलेंगी। जब 1 साल पूरा होगा तो दोनों में से एक साल आपका पूरा हो जाएगा। तो ऐसा अगर स्पेशली डायरेक्शन दी गई है तो उनको माना जाएगा, अदरवाइज मानते हैं कंकरेंटली की जगह आपका कंसेक्यूटिव चलेगा, एक के बाद दूसरी, जैसे एक पूरी हुई दूसरी स्टार्ट, ये रहती है। 32 सेक्शन आ जाता है। पूरा सेक्शन अपने आप पढ़ना है, जो जनरली जो चीज़ आपकी 31 में थी वो मोस्टली आपको मैंने बताई। सेक्शन नंबर 71 आईपीसी है, उसको देख लेना। 71 के अंदर एक इलस्ट्रेशन दे रखी कि एक पर्सन ने अगर आपको 50 गुस्से मारे तो आपको सजा एक ही गुस्से मिलेगी, जब तक एक ही गुस्सा मारने की सजा मिलती जब तक कि उसकी ग्रेविटी ऑफ इंजरी बढ़ नहीं जाती तब तक। फिर 32 के अंदर है कि पावर कन्फर करने की पावर किसकी रहती है, कौन कन्फर कर सकता है किसी के ऊपर पावर, तो हाई कोर्ट और आपकी स्टेट गवर्नमेंट। जब वो आपकी कन्फर कर सकते हैं तो विड्रॉ करने की पावर भी 34 के अंदर उन्हीं के पास रहती है। वो हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट आपकी जब पावर दे सकते हैं तो वो वापस लेते हैं। 35 है। 35 बोलता है कि जजेस
और मैजिस्ट्रेट जो हैं उनके द्वारा जो आपकी पावर एक्सरसाइजेबल होती हैं, जिनको वो एक्सरसाइज करते हैं, उनके सक्सेसर जो आएंगे वो भी क्या है, वही सेम पावर आपकी एक्सरसाइज है जो कर सकते हैं। तो सेशन जज, एएसजे और एएसजे आपके एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, उनके लिए बताएगा सेकंड क्लोज के अंदर। थर्ड के अंदर आपका डीएम, सीजीएम और आपकी एम की बात करेंगे हैं, तो इनके रिगार्डिंग आपने देखनी अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। 36 में बोलता है सुपीरियर ऑफिसर जो भी पुलिस के होते हैं उनके पास पावर होती है अपने लोअर ऑफिसर्स की पावर को एक्सरसाइज करने की। 37 है कि पब्लिक की ड्यूटी रहती है कि वो असिस्ट करेंगे मैजिस्ट्रेट और आपके अपने पुलिस को भी। 38 में कि अगर किसी भी पर्सन से, जो ऐसा पर्सन जो कि पुलिस ऑफिसर को छोड़ के कोई और पर्सन है जो कि वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके पास अथॉरिटी है, तो उस टाइम पे उसकी हेल्प करनी चाहिए 38 के अंदर। 39 बोलता है पब्लिक की ड्यूटी बनती है इन्फॉर्मेशन देने की कुछ ऑफेंसेस के रिगार्डिंग। अब एक जगह पे आता है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने आपसे हेल्प मांगी है, उसके बाद भी अगर आप उसकी हेल्प नहीं करते तो सेक्शन नंबर 187 और सेक्शन नंबर 100 का क्लोज नंबर 8, 187 ऑफ द आईपीसी है और सेक्शन 100 का क्लोज नंबर 8 है सीआरपीसी का, उनके अंदर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है कि आपने पब्लिक ऑफिसर को असिस्ट नहीं किया इस बात को लेके। 176 के साथ आपका पढ़ना होता है 39 को। 176 आईपीसी इज टू बी रेड विद 39 सीआरपीसी कि कुछ ऑफेंसेस के रिगार्डिंग जैसे आपको पता लगेगा पुलिस को इन्फॉर्म करोगे। गांव से रिलेटेड अगर आप बिलोंग करते हो, गांव के अंदर रहते हो, गांव से रिलेटेड अगर किसी भी जगह पे कोई ऑफेंस के बारे में आपको पता लगे तो आपकी ड्यूटी बनती है पुलिस को इन्फॉर्म करने की, तो ये सेक्शन नंबर 40 है। और गाँव को इंक्लूड किया गया विलेज के अंदर, विलेज की जो लेंथ होती है, जैसे जमीन है गाँव की कहीं दूसरी जगह पे है तो वो भी आपकी इंक्लूड करती है उसी गाँव के अंदर। चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं। अरेस्ट ऑफ द पर्सन की बात करता है कि पर्सन को अरेस्ट कब किया जा सकता है, किस हालात में करेंगे, किस तरीके से अरेस्ट किया जाता है, क्या क्या उसको जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है। तो 41 के अंदर आपका एक अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का केस है और उसके साथ आपका डीके बसु का केस आ जाता है। मेन इंपॉर्टेंट बोलता है कि कब एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है, तो कोई भी ऐसा पर्सन होगा, एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ऑर्डर के बिना वो अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के भी किसी भी पर्सन को जिसने कि उस पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर दिया हो या फिर उसके रिगार्डिंग आपकी एक रीजनेबल कंप्लेंट है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली हो पुलिस ऑफिसर को कि इसने ऐसा ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया हुआ है, तो उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है जब उसको लगेगा कि एग्जिस्ट करता है एक रीजनेबल सस्पिशन कि ऐसा इसने ऑफेंस कमिट है जो किया जा सकता है, किया हो सकता है, तो उस केस के अंदर जिसकी सजा जो है आपकी 7 ईयर और 7 ईयर से कम ज़्यादा कुछ भी हो विद और विदाउट फाइन के केस के अंदर, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। फिर रीजन टू बिलीव हो कि वो पर्सन जो है आपका एक तरीके से कोज कर सकता है, किसी तरीके का ऑफेंस कमिट कर सकता है, इस तरीके की चीज़ों के ऊपर आप उसको बिलीव अगर करता है पुलिस ऑफिसर तो अरेस्ट कर सकता है। सेकंड क्लॉज बोलता है कि सेटिस्फाई होता है पुलिस ऑफिसर की इसको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, किस बेस पे कि वो उस पर्सन को अरेस्ट करके ही फर्दर ऑफेंस को कमिट होने से रोका जा सकता है, तो अरेस्ट करेंगे। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल हो सकती है, उसको अरेस्ट करके तब अरेस्ट किया जाएगा और उसको लगे कि वो एविडेंसेस को टैंपर कर सकता है या फिर कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ द एविडेंसेस कर सकता है, तो उसके पर्पज से भी उसको अरेस्ट है जो किया जा सकता है। या फिर वो किसी तरीके का प्रेशर बना सकता है अदर पर्सन्स के ऊपर जिनको उस ऑफेंस के बारे में पता है कि वो कल को उसके ऊपर गवाही ना दे दे, इनके लिए किसी और के ऊपर प्रेशर बना सकता है, तो उसको बचाने के लिए भी आपका क्या है अपना एक तरीके से अरेस्ट किया जा सकता है। एक बार सेक्शन 149 पे आ जाओ, एक बार बता देता हूं आपको कि प्रे जो आपका एक तरीके से कमीशन स्टेज होती है, ऑफेंस को कमिट करने से पहले भी क्या किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। तो 149, 50, 51 के अंदर लिखा है कि अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कोग्निजेबल ऑफेंस। अगर कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने की इन्फॉर्मेशन किसी को मिलती है और वो पुलिस ऑफिसर तक पहुंच जाती है बात, तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है उस ऑफेंस को कमिट होने से बचाने के पर्पज से। मतलब स्टेज ऑफ प्रिपरेशन भी उसको पकड़ा जा सकता है, प्री कमीशन ऑफ द क्राइम स्टेज के ऊपर उसको अरेस्ट कर सकते हैं सेक्शन नंबर 151 के अंदर। अब आपका आता है कि जब भी कोई अरेस्ट करेगा पुलिस ऑफिसर तो उसको क्या करनी पड़ेगी, एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी या फिर रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, और दूसरा अगर वो अरेस्ट नहीं भी करता तो भी उसको है जो रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। बी का ए बोलता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अगेंस्ट होम जिसके खिलाफ की किसी तरीके की क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिल रखी हो, तो उसके लिए भी आपका क्या होगा कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग जिसकी सजा आपकी 7 ईयर या 7 ईयर तक या डेथ पेनल्टी हो सकती है, तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। फिर आपका बोलता है कि प्रोक्लेम्ड जो भी ऑफेंडर होगा 82 सीआरपीसी के अंदर उसको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको पता लगे कि ये पर्सन अपने में स्टोलन प्रॉपर्टी का धंधा करता है, डील करता है या फिर उसकी पोजीशन में है, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। या फिर पुलिस ऑफिसर को वारंट वगैरह या फिर अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट करने से कोई पर्सन रोकता है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। आर्मी का कोई डेजर्टर पर्सन हो एफ में, उसको अरेस्ट करते हैं। जी के अंदर कोई भी और पर्सन हो सकता है जो कि एक तरीके से जिसके खिलाफ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो इंडिया के अंदर रहते हुए किसी तरीके का ऑफेंस बाहर रह के कमिट किया है, अगर वो इंडिया में कमिट करता तो भी वो ऑफेंस होता तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। फिर आपका एक्स्ट्राडिशन टेरिटरी के तहत भी अरेस्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो कि कन्विक्शन के बाद उसने क्या है कि अपना जो प्रॉपर एड्रेस था वो छुपाया है, बता नहीं रहा है, तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है एच क्लोज में। आई में बोलता है कि रिक्विजिशन आई है, मतलब एक थाने के अंदर से
दूसरे थाने के अंदर इस एसएचओ ने यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी है कि यहाँ पर मेरे थाने की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया और वो आपके थाने के अंदर है जो एंटर कर गया, उसको अरेस्ट करे और मेरे को सौंप दे, तो ये वाला पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है जिसके पास ये रिक्वेस्ट आ रखी हो। तो ये है। फिर बोलता है कोई ऐसा पर्सन है जिससे कि एड्रेस वगैरह, उसका नाम प्रॉपरली आपको ऑब्टेन करना जरूरी था लेकिन वो पर्सन आपका प्रॉपरली बता नहीं रहा है, तो उस केस के अंदर भी उसको अरेस्ट है जो किया जा सकता है। ये सेकंड क्लोज के साथ इसको पढ़ते हैं 42 के अंदर कि कोई ऐसा पर्सन जो कि नाम और अपना रेजिडेंस बताने से मना करता है उसको अरेस्ट किया जा सकता है, भले ही वो केस आपका कोग्निजेबल है चाहे आपका नॉन कोग्निजेबल केस है। जैसे ही वो आपका नाम पता, एड्रेस वगैरह प्रॉपर सही बता देगा उसके बाद उसको रिलीज कर दिया जाएगा। उसके साथ 179 और 182 की कार्रवाई हो सकती है सीआरपीसी एपीसी के अंदर, सॉरी आईपीसी का 179 एंड 182 के अंदर। फिर 41A बोलता है कि कुछ पर्सन्स को एग्जामिनेशन करवाने के पर्पज से पुलिस ऑफिसर अपीयरेंस के लिए आपका क्या है नोटिस देता है कि आप आओ और आप हमें जवाब दीजिए। तो पुलिस ऑफिसर शेल इन ऑल द केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41 के फर्स्ट क्लोज के अंदर जितने प्रोविजन थे इनके अंदर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उसको अरेस्ट करना जरूरी नहीं है, तो वो एक नोटिस आपका इशू करता है कि इस पर्सन के ऊपर नोटिस भेजें जिसको डायरेक्शन दी जाएगी कि आपके खिलाफ एक रीजनेबल कंप्लेंट आ रखी है, तो आपको एक बार अपीयर होना है, या फिर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आ रखी है कि आपने किसी तरीके का कोई भी कोग्निजेबल ऑफेंस है जो कमिट कर रखा है, तो उस पर्सन को अपीयर होने के लिए आपका नोटिस दिया जाता है। फिर बोलता है कि अगर जिस पर्सन को नोटिस दिया जाता है इट इज द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन कि वो उस नोटिस की मानना करेगा, मतलब उसके खिलाफ नहीं जाएगा, उसको कंप्लाई विद करता रहेगा, और वो पर्सन जब तक उसको कंप्लाई विद करता रहेगा उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। फर्दर किसी भी स्टेज पे जाके अगर वो एक बार भी नहीं आता या फिर नोटिस देने के बाद बुलाने पे वो आता नहीं है तो उसको जो अरेस्ट किया जा सकता है। ये आपके पूरे क्लोज के अंदर जाएगा। 41 का बी बोलता है कि प्रोसीजर क्या होगा, ड्यूटी क्या होगी जिस टाइम पे अरेस्ट कर रहा होता है पुलिस ऑफिसर तब। तो बोलता है आपका एक केस था डीके बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल और जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। इसके अंदर धमाल मूवी का कुछ सीन आता है, ढाबे पे खाना खाने का कुछ सीन होता है, उसके अंदर आपका अरेस्ट किया जाता है, तब की बात हो रही है। उस तरीके के आपके सिचुएशन यहाँ पे बताई गई है कि हर एक पुलिस ऑफिसर आपका क्या करेगा, एक्यूरेट और विजिबल इन्फॉर्मेशन जो होगी क्लियर आइडेंटिफिकेशन के पर्पज से पहले वो ऑब्टेन करेगा, उसके बाद अरेस्ट करके लेके आओगे। जहाँ पे कुछ तरीके से जैसे होता है ना कि सीम्स टू बी लाइक सेम पर्सन होते हैं उनको अरेस्ट कर लेते हैं, तो उस तरीके की एक तरीके की कार्रवाई से बचने के पर्पज से पहले ही उसको क्या है कंफर्म करके जाना होता है कि हाँ ये पर्सन है जो कि जिसको हम लोग अरेस्ट करने वाले हैं। एक्यूरेट लेगा, उसके बाद आपकी मेमोरेंडम तैयार करेगा, एक विटनेस को बुलाएंगे उससे, या तो वो उसके विटनेस होगा जैसे पड़ोसी कोई पर्सन हो सकता है या फिर उसके घर का कोई भी बंदा हो सकता है। फिर आपका काउंटर साइन करवाया जाएगा जिस पर्सन से जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो उनका, और उनको बताया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको अरेस्ट करने के बाद कहाँ पर रखा जाएगा। फिर 41C आपका है आपकी पीसीआर से रिलेटेड होती है, पुलिस कंट्रोल रूम की बता रखी है, एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और स्टेट के अंदर होगा, जिसके अंदर आपके एक्यूज का नाम, ऑफेंस क्या किया, किस पर्सन ने, पुलिस ऑफिसर का उनका नाम, सब कुछ डिटेल आपका लगाया होता है कि उस पर्सन ने क्या ऑफेंस किया था और किस पर्सन को कब आपका अरेस्ट किया गया था, उन सब चीज़ों को लेके। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज पुलिस ऑफिसर, ये सब कुछ आपका लिखा होता है पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर। फिर पुलिस कंट्रोल रूम आपका होता है स्टेट लेवल पे, जो होगा वो होगा आपके पुलिस हेडक्वार्टर पे। 41 का डी आपका बोलता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कि अरेस्ट किया जाता है तो वो उसका राइट होता है इंटरोगेशन के दौरान अपने एडवोकेट से मिलने का, लेकिन लास्ट में लिखा है दो नोट थ्रू आउट दी इंटरोगेशन, कंप्लीट इंटरोगेशन के लिए उसका राइट है जो नहीं होगा। 42 आपको बता चुका हूँ। 43 के अंदर बोल दिया कि प्राइवेट पर्सन होगा वो अरेस्ट कर सकता है, नॉन बेलेबल और कोग्निजेबल ऑफेंस अगर उसकी प्रेजेंस में हो जाता है तो वो अरेस्ट है जो कर सकता है। फिर उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस आके उसको रीअरेस्ट करके लेके जाएगी। 44 के अंदर बता रहा है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को, तो वो एग्जीक्यूटिव जुडिशियल कोई भी हो सकता है, लोकल लिमिट के अंदर ऑफेंस करे या फिर बाहर करे, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके लिए वो अरेस्ट वारंट इशू कर सकता था या जिसने अरेस्ट वारंट इशू कर रखे थे वो पर्सन उसको दिख जाता है तो वो भी उसको मैजिस्ट्रेट जो है वो उसको अरेस्ट कर सकता है। 46 बोलता है कि कैसे अरेस्ट किया जाएगा, तो उस पर्सन को एक्चुअली टच करके कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन कर सकते हैं, या फिर अगर कोई पर्सन अपने आप को सस्पेंशन में आ जाए, मतलब एक तरीके से सस्पेंड कर देता है, अपने आप को ही क्या है सरेंडर कर देता है पुलिस ऑफिसर के सामने कि हाँ मैं अंडर अरेस्ट हूँ, तो उस टाइम पे अगर हाथ ऊपर करके भी चल देता है तो उस केस के अंदर भी उसको अरेस्टेड पर्सन माना जाएगा। अगर किसी वुमेन को अरेस्ट करना होता है तो वुमेन पुलिस ऑफिसर, आपकी पुलिस ऑफिसर होगी वुमेन, वही उसको अरेस्ट कर सकती है जनरल केसेस के अंदर। लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक केस आया था जिसके अंदर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वुमेन को अरेस्ट करना जरूरी है तो मेल पर्सन कैन ऑल्सो अरेस्ट दैट वुमेन। फिर आपका आता है कि नाइट टाइम का जब टाइम आ जाता है तो जनरली किसी भी वुमेन को आपका अरेस्ट है जो नहीं किया जाता, तो उसके लिए आपने पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से एक रिपोर्ट लिखवानी पड़ती है, उससे परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अदरवाइज आपके नाइट टाइम के अंदर बोले तो आपका कि कोई ऐसा टाइम है जो कि सनसेट और सनराइज के बीच में उसको अरेस्ट है जो नहीं किया जा सकता है।
फिर आपका बोलता है कि अरेस्ट करने के पर्पज से किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास जनरली राइट नहीं होता उसकी डेथ कोज करने का। अब किस केस में, अपने एक्ट के हिसाब से बोलता है कि अगर वो पर्सन ऐसा जिसने कि ऑफेंस कर रखा है डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ को छोड़ के, तो उसकी डेथ कोज नहीं कर सकते। इसका मतलब इंप्लाइड होगा कि डेथ कोज करने वाला ऑफेंस उसने कर रखा है जिसके अंदर उसने मर्डर कर रखा हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा उसको मिल रखी है या फिर उसको डेथ की सजा मिल रखी है, तो उस केस के अंदर भी पुलिस ऑफिसर के पास कोई राइट नहीं होता उसको डेथ करने का, क्योंकि ऐसा कुछ करने से क्या होगा, एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर के केस बढ़ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए किसी भी तरीके से उसका अरेस्ट करने के पर्पज से किसी की भी डेथ कोज नहीं की जा सकती है। 47 बोलता है कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि ऑफेंडर पर्सन है और भागते भागते किसी के घर में घुस गया। अब उस पुलिस ऑफिसर का राइट होता है कि जो पीछा कर रहा है वो उसके घर में घुसेगा और उसके ऊपर क्या करेगा, अपना उसको सर्च करेगा। तो उसके लिए 47 सेक्शन आपका है कि अगर कोई भी पर्सन है जो कि वारंट ऑफ अरेस्ट के अंडर में काम कर रहा है, मतलब पुलिस ऑफिसर है, having authority to arrest has reason to believe that a person to be arrested has been entered into or within any place any person residing in, मतलब किसी जगह के ऊपर अगर किसी घर में घुस गया तो वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उस घर के अंदर जाएगा और उसको अरेस्ट करके लेके आएगा। लेकिन अगर वो किसी और पर्सन की कंट्रोल में है, अंडर इंचार्ज है, तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट इंचार्ज पर्सन कि वो उसको फ्रीली एंट्री प्रोवाइड करेगा और उस पर्सन को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर वो महिला है जिसके कंट्रोल में वो या फिर इंचार्ज उस घर की महिला है, वो किसी प्राइवेट एक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, तो उस टाइम पे पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो उस महिला को प्रॉपरली अपॉर्चुनिटी देगा टू विड्रॉ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्ट और टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर एक्ट। उसके बाद वो घर के अंदर एंट्री करेगा और अरेस्ट करके लेके आ सकता है। अब दूसरी केस आता है कि अगर वो पर्सन उसको एंट्री नहीं करने देता तो घर की खिड़की, जो आपकी दीवार है या गेट है, उनको तोड़ के एंट्री की जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एंट्री तो करने दे लेकिन बाहर नहीं आने दे रहे, तो जितना वो फोर्स यूज कर सकता था घर के अंदर एंट्री करने के पर्पज से, इतना ही फोर्स यूज करके वो बाहर भी आ सकता है। तो ये पूरा सेक्शन आपका हो जाएगा। इसके साथ पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 100 का क्लोज 2, जो कि फ्री इनग्रेस की बात करते हैं। 47 का सेकंड और 100 का क्लोज 2, ये सब कुछ आपका एक साथ हो जाएगा। इसके साथ आप सेक्शन नंबर 165 को भी पढ़ सकते हो। 48 आपका होता है पीछा करना, कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अपनी ज्यूरिसडिक्शन से दूसरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर भी किसी पर्सन को अरेस्ट करने के पर्पज से पीछा कर सकता है। 49 के अंदर बोलता है कि जितना जरूरी होगा उसको अरेस्ट करने के लिए उतना ही नेसेसरी फोर्स यूज किया जाएगा, अननेसेसरी उसको फोर्स यूज नहीं करना। मतलब कोई पतलू सा इंसान है, उसको आपने जंजीरों से बांध दिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं, सिंपली अगर पकड़ के रखने से उसका काम चल सकता है, तो अननेसेसरी उसको रोका नहीं जा सकता। फिर आपका आता है कि पर्सन जिसको भी अरेस्ट किया जाता है उसको अरेस्ट करने के ग्राउंड बताने पड़ते हैं कि आपको किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट है जो किया जा रहा है। इसके लिए सेक्शन नंबर 75 पढ़ सकते हो सब्सटेंस के रिगार्डिंग, कि वारंट के सब्सटेंस उस पर्सन को बताने पड़ेंगे। 50 इज टू बी रेड विद 75। फिर आपका 50A है कि ऑब्लिगेशन रहती है कि वो अरेस्ट के बारे में सारी चीज़ें उसके नॉमिनेटेड किए गए पर्सन को बताएगा। जो भी पर्सन आपने बता रखा है कि मेरे फादर को पता होना चाहिए, तो उस पर्सन को वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। 51 नॉर्मल पढ़ लेना, 52 छोड़ सकते हो, डेड सेक्शन है। 53 के रिगार्डिंग आपको बता देता हूँ। 53 सेक्शन जो है आपका वो बात करता है एक्यूज पर्सन की मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। 53A जो है वो एक्यूज ऑफ रेप जो पर्सन होगा उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। फिर रेप विक्टिम जो है उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन 164A के अंदर करी जाती है। अरेस्टेड पर्सन की मेडिकल एग्जामिनेशन 54 के अंदर करी जाएगी। और अरेस्टेड पर्सन की एक TIP होती है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड, वो आपकी सेक्शन नंबर 9 इंडियन एविडेंस एक्ट और 54A CRPC में करी जाती है। इनके अंदर आपने देखना यह है कि कौन सा ऐसा ऑफिसर होगा जो कि इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करता है। जैसे 53 है उसके अंदर आपका दे रखा है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP। 53A है उसके अंदर भी आपका RMP दिया हुआ है, रेडियस दे रखी है 16 किलोमीटर की, उसको चेक करना है आपने। फिर आपका 54 है अरेस्टेड पर्सन के लिए, उसके अंदर मेडिकल ऑफिसर दिया गया है। 54A के अंदर आइडेंटिफिकेशन है, कोई भी पर्सन कर सकता है। 55A जो आएगी उसके अंदर हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा, तो जिसकी कस्टडी के अंदर कोई पर्सन है अरेस्टेड उसकी ड्यूटी बनती है कि वो हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखेगा। 56 में बोलता है कि जैसे ही किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा उसको नेसेसरी होगा कि अननेसेसरी डिले करे बिना वो प्रोड्यूस कर दे अपने सुपीरियर ऑफिसर या फिर कोर्ट के सामने। कितने टाइम के अंदर करेगा, वो बोलता है 24 आवर्स के अंदर करेगा, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी दैट इज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 57। फिर बोलता है कि एप्रीहेंशन की जो भी मतलब पकड़े जाने की जो रिपोर्ट होगी वो आपकी सबमिट करी जाएगी, आपकी किसके थ्रू, शैल बी सबमिटेड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर आपका जो भी SDM होगा उनको आप सबमिट करते हो। 59 को अपने आप पढ़ना है कि जो भी पर्सन आपके डिस्चार्ज करे जाते हैं उनके लिए अगर आपको सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलते तो उनको जैसे छोड़ देते हो एप्रीहेंडेड पर्सन को, इसी तरीके से सेक्शन नंबर 169 है CRPC का कि किसी भी पर्सन को क्या है छोड़ा जा सकता है बेल बॉन्ड भरने के बाद।
60A और 60 के अंदर है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कस्टडी से भाग जाता है तो उसको दोबारा से अरेस्ट किया जा सकता है, उनको जेल में डालते हैं। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि हेल्प करता है उनको भगाने में, तो उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। 60A बोलता है जितने भी आपने अरेस्ट करने हैं वो इसी सेक्शन के हिसाब से ही अरेस्ट कर सकते हो, बाकी कोई जरिया नहीं है जहां से आप उसको अरेस्ट कर पाओ। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5। नाउ कम टू आपके सेक्शन नंबर 61 ऑनवर्ड्स और चैप्टर नंबर 6, प्रोसेस टू कंपेल दी अपीयरेंस। मतलब बोले तो किसी पर्सन को अपीयर करवाने के लिए आपने क्या करना है, एक तरीके से प्रोसेस है समन इशू करने का। तो इसको याद रखते हैं हम लोग, जैसे सोल्व एक बता दूंगा ट्रिक बाद में, पहले यहाँ पे आते हैं कि समन का फॉर्म क्या होगा। तो राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट में होना चाहिए, प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होगा वो उसको साइन करेगा, और हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट करता है, या फिर हाई कोर्ट ने जैसा ऑफिसर बता रखा हो कि ये पर्सन होगा जो कि समन के साइन करेगा, तो उनके थ्रू आपका रहेगा। फिर आपका 62 है कि कैसे सर्व किया जाएगा। तो जनरल रूल आपका बोलता है पुलिस ऑफिसर उसको सर्व करके आएगा, और साथ में क्या होगा, पर्सनली ही सर्व करके आते हो। फिर उसके बाद क्या होगा, सर्व करने के बाद बैक ऑफ दी अदर कॉपी होते हैं, मतलब 2 कॉपी लेके जाते हैं, एक कॉपी उसको सर्व करके आते हैं, दूसरी कॉपी के ऊपर साइन है जो करवा के लेके आते हो। फिर 63 है कि अगर कॉर्पोरेट बॉडीज या फिर सोसाइटी है उनको आपने संबंध दे के आना है, तो उनका प्रिंसिपल ऑफिस या फिर जो सेक्रेटरी होगा उनको आपने संबंध दे के आना होता है। फिर 64 है कि अगर वो पर्सन मिलता नहीं है तो उसके घर का कोई भी दूसरा मेल पर्सन हो सकता है जो कि एडल्ट होगा। एडल्ट मेल मेंबर यहाँ पे दिया गया है, सर्वेंट को एक्सक्लूड करता है। सीपीसी के अंदर आपका दे रखा है कि कोई भी एडल्ट मेंबर हो सकता है, इसके अंदर मेल फीमेल था, क्रिमिनल केसेस है तो मेल केस है। 65 आपका सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की बात करता है कि अगर कोई भी वैसा पर्सन जो कि इन अलग बताए गए ऊपर वाले तरीकों से अगर सर्विस ऑफ समन नहीं हो पाती तो कैसे करोगे, कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट होता है, मतलब जहां पे सहजता से वो चीज आपकी दिख सके, जैसे लॉक लगता है गेट का उसके बिल्कुल पास में चिपका के आ जाते हैं, तो 65 के अंदर वो है। 66 के अंदर बोलता है कि अगर आपकी गवर्नमेंट सर्वेंट को आपने दे के आना है तो उसका जहां पे डिपार्टमेंट है, जिस जगह पे वो काम करता है, उसके हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट होगा उसको आप समन दे के आते हो, और उसके ऊपर उसके सिग्नेचर लेके आओगे, जो कि सर्विस ऑफ समन का अपने आप में एक प्रूफ माना जाएगा। 67 बोलता है लोकल लिमिट के अंदर है, तो जहां पे भेजना है वहां पे क्या करेगा, डुप्लीकेट टू द मजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब अपने लोकल एरिया से बाहर भेजना है। जैसे हिसार कोर्ट ने समन इशू किया, रोहतक में भेजना है, तो हिसार वाली कोर्ट रोहतक वाले कोर्ट के मजिस्ट्रेट को भेज देगा, और वो मजिस्ट्रेट साइन करके अपने तरीके से उसको क्या है आगे सर्विस ऑफ समन करवा देगा। 68 के अंदर बोलता है कि अगर वो ऑफिसर जो समन दे के आया था वो पर्सन आपका हियरिंग के टाइम पे प्रेजेंट नहीं हो पाता, या किसी दूसरे रीजन की वजह से वो आपका एब्सेंट रहता है हियरिंग के टाइम पे, तो अपना एक एफिडेविट देगा इस बात का कि मैं किस लिए आया नहीं हूँ इस रीजन का, और साथ में एफिडेविट देगा कि मैंने जो सम्मन थे वो ड्यूली सर्व कर दिए थे, तो वो अपने आप में प्रूफ माने जाएंगे कि ड्यूली सम्मन आपके सर्व हो गए थे, एडमिसिबल एविडेंस माना जाएगा उसको। 69 आपका बात करता है कि सम्मन आपके बाय पोस्ट भेजे जाएंगे जब आपके आउटसाइड लोकल लिमिट्स भेजने की बात आती है, और अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि उस सम्मन को रिसीव करने से मना कर देता तो कोर्ट उसको डिक्लेयर कर सकती है डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड। फिर उसके बाद आपका 70 सेक्शन आपका आ जाता है वारंट के लिए। तो वारंट आपका ओरिजिनल के अंदर होना चाहिए, वारंट का फॉर्म नंबर 2 है, ओरिजिनल के अंदर होना चाहिए, ये आपका डुप्लीकेट के अंदर नहीं होगा। और जब सेकंड क्लोज है कि एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसिल्ड बाय द कोर्ट और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड, मतलब वो जो एक बार वारंट इशू हो गया तो वो आपका एग्जिस्टेंस में कब तक रहेगा, 2 टाइम दिए गए हैं, एक तो जब तक कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, या फिर दूसरा तब तक है जब तक कि कोर्ट उसको कैंसिल नहीं कर देती। 71 आपको देखना है कि डिस्क्रिशनरी पावर रहती है, उसके अलावा इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। 72 को जनरली पढ़ लेना, 73 को जनरली पढ़ लेना है। 75 सेक्शन नंबर है कि नोटिफिकेशन आपकी दी जाएगी किसके रिगार्डिंग, सब्सटेंस ऑफ दी वारंट के रिगार्डिंग, कि वारंट के अंदर हमने क्या क्या लिखा हुआ वो सारी चीजें आपकी बतानी पड़ेगी उस पर्सन को कि क्यों आपको अरेस्ट किया जा रहा है, इसके अंदर क्या क्या लिखा है, किस ऑफेंस के लिए आपके ऊपर चार्ज लगे, वो सब कुछ बताने पड़ेंगे, एज लाइकली सेक्शन नंबर 50 जो आपको बताया था। 76 ये 24 आवर्स वाली, जैसे इसके अंदर बता रखा है कि बिना डिले के जब अरेस्ट कर लिया तो 24 आवर्स के अंदर, जैसे 57 के अंदर आप लेके जाते हो वैसे ही इसके अंदर भी लेके जाना पड़ेगा। 77 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बोलता है कि वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया, इंडिया के अंदर कहीं पे भी, पूरे इंडिया के अंदर किसी भी जगह पे इस वारंट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। 78 में से आपका एग्जीक्यूशन जब आउटसाइड आपने करना हो एग्जीक्यूशन, तो उस टाइम पे आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपका जो एसपी है वो और कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उन चीज़ों की रिगार्डिंग आपकी आएगी कि उनसे एक तरीके से आप बाय पोस्ट उनको भेज सकते हो, या फिर इनको बोल सकते हैं कि वो उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं जिनके लोकल एरिया के अंदर है। 79 अपने आप पढ़ना है जी। 80 के अंदर 30 किलोमीटर की बात करेगी, वो भी अपने आप पढ़ना है। 81 नोट सो इंपॉर्टेंट। 82 आपकी बात करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ एन ऑफेंडर, मतलब कि किसी को भगोड़ा घोषित करना। अब किसी पर्सन के लिए आपने समन इशू किया तब भी नहीं आया, वारंट इशू किया आपका अरेस्ट नहीं हो पा रहा, या अवॉइड करता है एग्जीक्यूशन को, तो उस टाइम पे उसको प्रोक्लेम मतलब भगोड़ा घोषित किया जा सकता है किसी भी पर्सन को। तो इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव कि अगर वो पर्सन जिसके खिलाफ आपने वारंट इशू किए थे वो आ नहीं रहे हैं, तो उस पर्सन को
एब्सकॉन्ड हो चुका है या फिर वो कंसील करता है, अपने आप को छुपा रहा है ताकि उसके वारंट एग्जीक्यूट ना हो पाए, तो उस केस के अंदर कोर्ट जो है राइटिंग में एक प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर कर सकती है, रिक्वायर कर सकती है कि वो पर्सन एक स्पेशल प्लेस पे विद इन 30 days फ्रॉम सच प्रोक्लेमेशन आप क्या है अपीयर हो जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो। अगर वो पर्सन तब भी नहीं आता तो फिर जाके उसकी प्रॉपर्टी को अटैच है जो किया जा सकता है। उसके लिए आपका क्या होगा, पब्लिकली रीड कर देंगे टाउन के अंदर, गांव के अंदर, अपने एरिया में जहाँ पे रहता है, न्यूज़पेपर के अंदर निकलवा देंगे, जो गांव का या फिर किसी भी एरिया का हाईलाइटेड प्लेस होता है जैसे कॉन्स्पिक्यूअस स्पॉट है वहाँ पे चिपका देंगे, उसकी फ़ोटो चिपका देंगे, मुनादी करवा देते हैं। तो इस तरीके की सारी चीज़ें आपकी निकलती है। या फिर आपके जैसे कोर्ट हाउस है वहाँ पे आपके हो गए, या फिर घर के बाहर है, ऐसी जगह पे चिपका दिया जाता है कि इस इंसान को किसी ने देखा हो तो उसको अरेस्ट करके आप जल्दी से पकड़ के रखिए या फिर उसको पुलिस को इन्फॉर्म करिए। तो ये चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाती है। 83 बोलता है कि जो भी अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी है वो की जा सकती है, मतलब पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जो वारंट भेजा था उसका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करने के साथ साथ उसकी मूवेबल या फिर इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी को अटैच है जो किया जा सकता है। साथ साथ भी किया जा सकता है, उसके बदले में भी कर सकते हो। थर्ड क्लोज इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपका आता है। थर्ड क्लोज के अंदर बोलता है कि कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल होगी उसको सीज किया जा सकता है। और बी क्लोज मतलब 83(3) का बी वो बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर किया जाता है, जैसा कि सीपीसी के ऑर्डर नंबर 40 में किया जाता है। और फोर्थ क्लोज के अंदर बी में बोल रखा है कि रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, उसका पोजीशन भी लिया जा सकता है। तो ये भी आपका वही सेम चीज़ है। अगर प्रॉपर्टी आपकी लाइफ स्टॉक्स हुई या फिर आपकी पेरिशेबल नेचर की कोई प्रॉपर्टी होगी तो उसको इमीडिएटली सेल आउट किया जा सकता है। 84 बोलता है कि जिस भी पर्सन की प्रॉपर्टी अटैच करी जाती है, अगर कोई और पर्सन है जिसका उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी है, पार्टनरशिप है या फिर उसका इंटरेस्ट है, तो उस पर्सन को अलाउड किया जाएगा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर 6 महीने के अंदर कि आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो अपनी प्रॉपर्टी को छुड़वाने के लिए। और अगर उसने प्रूव कर दिया कि इस प्रॉपर्टी के अंदर मेरा इंटरेस्ट था जो कि नॉट लायबल टू बी अटैच्ड है, तो उस प्रॉपर्टी को भी छोड़ा जा सकता है। उसके लिए आपका टाइम दिया गया है 6 मंथ। 84 सेक्शन। अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। सेकंड क्लोज में से कोर्ट ऑफ सीजीएम की दी गई है बात, तो उसको एक बार देख लेना है। फोर्थ क्लोज के अंदर आपका 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिसने ऑब्जेक्शन लगाया था और जिसको कि कोर्ट ने अपना आप क्या कर दिया, डिसअलाउ कर दिया, तो वो 1 साल के अंदर आपका इंस्टीट्यूट कर सकता है फ्रेश शूट, जिसके थ्रू आपका क्या होगा वो प्रूव कर सकता है अपने टाइटल को। जैसे ही टाइटल प्रूव करेगा उसकी प्रॉपर्टी उसकी छोड़ी जा सकती है। 85 बोलता है रिलीज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को रिस्टोरेशन किया जाएगा। तो उसके लिए आपका है कि जो प्रॉपर्टी आपकी एक बार अटैच की जाएगी तो वो स्टेट गवर्नमेंट की डिस्पोजल पे रहेगी, उसके पास रहेगी 6 महीने तक, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। फिर जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट होंगे अटैचमेंट के, मतलब विद इन 2 ईयर की बात करता है कि जैसे ही 2 साल के अंदर की बात कर रहा है, अगर कोई भी पर्सन ऐसा प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद 2 साल के अंदर अगर वॉलंटरली सरेंडर कर देता है और उस प्रॉपर्टी को अगर बेचा नहीं गया, तो उस प्रॉपर्टी से जो भी उसके जो खर्च था उसको रखने का वो कटवा के और उसको बाकी प्रॉपर्टी रिस्टोर कर देंगे। या फिर अगर बेच रखी है तो जितना आपका अमाउंट बनता था उसको कट कर लेंगे सेट ऑफ करके, और बाकी जो अमाउंट होगा उसको रिस्टोर वापस दे दिया जाता है। 86 बोलता है कि ये लेफ्ट ओवर पार्ट की बात करता है, मतलब डेड सेक्शन है, कि अपील होगी रिजेक्टिंग आपकी की एप्लीकेशन के लिए। जब किसी पर्सन ने अटैच प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने के लिए एप्लीकेशन लगाई और उसको रिजेक्ट कर दिया तो उसके लिए अपील 86 की है। 87 बोलता है कि इश्यू ऑफ वारंट किया जा सकता है सम्मन के साथ साथ या सम्मन के बदले में भी। दैट इज टू बी रेड विद सेक्शन 204 क्लोज नंबर 5, जिसके अंदर बोलता है इश्यू ऑफ प्रोसेस, सम्मन केस है तो सम्मन जाएंगे, वारंट केस है तो वारंट जाएंगे। लेकिन ये यहाँ पे बोलता है कि वारंट इशू करे जा सकते हैं सम्मन के केस में भी आपके, या आपके सम्मन के बदले में भी। सम्मन के बदले में वारंट या सम्मन के साथ साथ वारंट आपके इशू किए जा सकते हैं। 88, 89 आपके डेड सेक्शन है। 90 डेड सेक्शन है। 91 आपका सम्मन टू दी प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, जो भी कोई ऐसा पर्सन है जिसके कब्जे में कोई प्रॉपर्टी है या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट है या कोई और चीज़ है, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए सेक्शन 91 के अंदर आपका एक सम्मन इशू किया जाता है। और सेक्शन 91 नॉट एप्लीकेबल टू दी एक्यूज पर्सन, ये प्री में पूछा जाएगा। 92 बोलता है कि अगर कोई टेलीग्राम या फिर लेटर वगैरह है या फिर आपकी इसके लिए क्या प्रोसीजर रहेंगे, तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट पार्सल या फिर ऐसा है जो कि पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के कब्जे में है, तो उस ओपिनियन अगर यहाँ पे आता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, सीजीएम का, कोर्ट ऑफ सेशन का, हाई कोर्ट का, जो चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल करने के पर्पज से कि ये सारी चीज़ें आपकी आनी चाहिए, तो वो इंक्वायर कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि एज द केस में भी कि आप ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से जो है डिलीवर करी जाएँ। तो अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आने के चांस है। 93 सर्च वारंट की बात करता है, नंबरिंग पढ़ना है। 94 आपका इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग के हिसाब से जो प्लेस सस्पेक्टेड लगेगा उस जगह पे कि यहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी को रिस्टोर या फिर आपका छुपा के रखा गया होगा, तो 94 के अंदर कार्रवाई कर सकते हैं। फोर्ज डॉक्यूमेंट वगैरह रख रखे होते हो तो उनके लिए। 95 बोलता है कि अगर वो डॉक्यूमेंट आपके फोर्ज वगैरह लगते हैं तो उन चीज़ों को, उन पब्लिकेशन को, न्यूज़पेपर को, डॉक्यूमेंट वगैरह को क्या है आपके फोरफीचर है जो किया जा सकता है। अगर वो फोरफीचर को छुड़वाना है, सेटिस्फाइड करने के लिए अगर कोई एप्लीकेशन लगानी हो तो हाई कोर्ट के अंदर सेक्शन 96 के अंदर लगती है। 97 आपका बात करता है हैबियस, मिनी हैबियस कॉर्पस की। अगर कोई भी पर्सन ऐसा रॉन्गफुली जिसको आपने डिटेन करके रखा है तो उन पर्सन्स को क्या है छुड़वाने के पर्पज से एक तरीके से आपकी
हैबियस कॉर्पस वाली रिट लगती है 97 के अंदर। 98 आपका बोलता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो फीमेल है और उसको एब्डक्ट वगैरह किया गया उनको रिस्टोर करने के लिए, उनको छुड़वाने के लिए आपके 98 में जाते हैं। 99 कुछ नहीं, 100 के अंदर आपका कि कोई ऐसी जगह जो बंद पड़ी है, गोडाउन वगैरह है, उनको आपने सर्च करना हो, उसके ऊपर कोई चीज़ आपने छुपा के रख रखी हो किसी पर्सन को, जैसे 47 के अंदर सर्च कर रहे थे किसी घर में कोई बंदा घुस गया उसके लिए, तो 100 क्या बोलता है कि जब भी कोई भी आपका प्लेस है जिसकी की इंस्पेक्शन करनी जरूरी हो और वो बंद पड़ा है, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि या तो उसके अंदर रहता है या फिर उसका जो इंचार्ज होगा, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन कि ऑन द डिमांड ऑफ सच सर्चिंग ऑफिसर या फिर पुलिस ऑफिसर, ये ड्यूटी बनती है कि वो उसको ओपन करके दिखाएगा, उसको सर्च करेगा, ढूंढने में उसकी प्रॉपर हेल्प करेगा और सारी एसेसरी प्रोवाइड करेगा जिससे कि वो सर्च खींचो कर सके। सेकंड क्लॉज 47 के सेकंड के साथ पढ़ते थे। घर जब अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कुछ चीज़ को छुपाने वाला हो, जैसे जेब में कुछ छुपा लेता है, तो उसको भी क्या है सर्च करने के लिए उसको बोला जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। फोर्थ क्लोज के लिए आपका बोलता है कि वो आपका रिस्पेक्टेड पर्सन्स को, पड़ोसियों को बुला सकता है जो भी वहाँ पे रहते होंगे, उनके सामने उसकी सर्च की जाएगी। उसके अंदर उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी उनको मिलेगी अटैच करने लायक होगी, उनके लिए एक लिस्ट तैयार करेगा, एक कॉपी उनको दे के आएगा, एक कॉपी खुद की लेके आएगा, और उन जो पर्सन से उनको एज ए विटनेस भी कॉल है जो किया जा सकता है। ये पूरा सेक्शन आपके इनके बारे में बताता है। और दो उन विटनेस को बुलाएगा तो उनके साइन भी आपका करवा लेगा। ये मैंडेटरी ड्यूटी आपकी बताई गई है। 101 के अंदर बोलता है कि जो भी चीज़ आपकी बियॉन्ड ज्यूरिस्डिक्शन है तो वो थिंग्स फाउंड के लिए बात कर रहा है। 102 कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि आपके उनको अटैच किया जा सकता है, उसके लिए है कि पुलिस ऑफिसर की पावर है कि वो उनको सीज कर सकता है स्टेन आपकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी को लेके। लेकिन अगर ऐसी प्रॉपर्टी हो जो कि एक तरीके से 500 रुपये से कम की प्रॉपर्टी है तो उसको अटैच करने के बाद बेचा भी जा सकता है। फिर 103 के अंदर है कि सर्च करेगा, मैजिस्ट्रेट उस टाइम पे प्रेजेंट रह सकता है। 104 में डॉक्यूमेंट आपके जो भी लगेगा उनको इंपाउंड करके लेके आ सकते हो। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट वगैरह जो दे रखे हैं 105 में नंबरिंग है। 105 ए वाले चैप्टर की सिर्फ आपने ईयर याद करना है, 1993 है। उसके बाद 105 डी आइडेंटिफिकेशन के अंदर, जी नोटिस के रिगार्डिंग, आई आपका आपके फाइन के केस में, तो ये याद करने तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 106 ऑनवर्ड सेक्शन के अंदर आपके 106 में बोलता है पीस ऑफ कन्विक्शन के केस में कीपिंग पीस के लिए है कि जेएमआईसी और कोर्ट ऑफ सेशन 3 साल के लिए उनकी सिक्योरिटी जमा करवाता है। 107 के अंदर आपका क्या है कि कोई भी आपका होगा जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है 1 साल के लिए जमा कराएगा। कब? सिक्योरिटी फॉर पीस इन दी अदर केसेस में, पहले में कन्विक्शन था, दूसरे में अदर केसेस के अंदर है 1 साल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। 108 के अंदर भी यही है 1 साल, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है गुड बिहेवियर के नाम पे। फिर आपका 109 के अंदर है कि सस्पेक्टेड पर्सन है उनके लिए 1 साल, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 साल। उसके बाद आपका सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर द हैबिचुअल ऑफेंडर, ये 110 सॉरी, ये सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है जो कि बात करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 3 साल के लिए। फिर आपका 117 इंपॉर्टेंट नंबरिंग याद रखनी है। फिर आपका सेक्शन नंबर 125 बात करता है कि जो भी ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस है वाइफ का, चिल्ड्रन का, पेरेंट्स का, इनके लिए आपकी आती है। तो इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन, अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि जिसके पास सफिशिएंट मींस भी और उसके बाद भी वो अगर नेग्लेक्ट करता हो किनको मेंटेन करने के लिए, अपनी वाइफ को, एक से ज़्यादा तो सारी वाइफ्स को। अब जैसे मुस्लिम के अंदर 4 शादियां होती हैं, उनमें से किसी एक को भी अगर आप नेग्लेक्ट करते हो, उसका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं करते, तो शी विल हैव द राइट टू डाइवोर्स यू, तो उसके लिए आपका आ जाता है इसी सेक्शन के अंदर, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। फिर लेजिटिमेट और इलिजिमेट, कोई भी आपका माइनर चाइल्ड है, मैरिड है कि नहीं है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, और वो अपने आप में क्या है अनेबल टू मेंटेन है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ड्यूटी रहेगी। फिर आपके लेजिटिमेट और इलिजिमेट चाइल्ड है जो कि जिनकी शादी नहीं हो रखी और जो कि अटेन मेजोरिटी तो कर रखी है लेकिन मेंटल कंडीशन या फिजिकली वो डिसेबल्ड पर्सन है, तो उनको भी मेंटेनेंस आपने देना पड़ेगा। या फिर उनके माता पिता, ये सारे पर्सन है, उनको भी मेंटेनेंस है जो उस हस्बैंड की ड्यूटी बनती है। तो ये आपके मेंटेनेंस के अंदर क्या आएगा, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई और शादी का खर्चा और आपकी मेडिकल एक्सपेंसेस है, ये सब कुछ आ जाता है। फिर आपका जेएमआईसी की पावर रहती है कि उसके अंदर जितना मर्जी ठीक लगेगा सर आपकी सब्जेक्ट टू दी कंडीशन ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जेएमआईसी कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है अपना, कितना अमाउंट होगा वो मंथली रेट आपका बताएगा। फिर आपका बोलता है कि माइनर का जो भी फादर होगा वो जब तक कि वो बच्चा मेजर नहीं हो जाता तब तक उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर आपका बोलता है कि अगर इंटरिम मेंटेनेंस के लिए आपने एप्लीकेशन लगा रखी है तो इंटरिम मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन होगी वो 60 दिन के अंदर फाइनली डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी, ये उसकी ड्यूटी बनती है। माइनर का मतलब जिसकी एज 18 से नीचे, और वाइफ का मतलब दोनों में आ जाएगा, बेशक वो डाइवोर्स्ड है, जिसको कि डाइवोर्स हस्बैंड ने दिया हो या खुद ने डाइवोर्स ले रखा हो, उसका राइट रहेगा, जब तक वो दूसरी शादी नहीं करती तब तक उनका राइट रहेगा। इसके ऊपर केस आपका है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस आपका शाहबानो बेगम 1985 सुप्रीम कोर्ट, डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 सुप्रीम कोर्ट, और नूसाबा खातून वर्सेस मोहम्मद काजिम 1997 सुप्रीम कोर्ट का केस।
फिर आपका एक केस आ जाता है चुनमुनिया का केस आता है, वीरेंद्र कुमार कुशवाहा वर्सेस चुनमुनिया का केस आता है, चुनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार कुशवाहा की, जिसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप के अंदर भी जो लड़की है वो आपका मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। थर्ड क्लोज के अंदर आपका पनिशेबल क्लोज दिया गया है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा जो कि सफिशिएंट सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर वो एक तरीके से मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करता तो 1 महीने तक की उसको जेल में रखा जा सकता है। प्रोवाइडेड कि कोई भी वारंट वगैरह है उसको उसके अमाउंट को रिकवर करने के लिए ये सब कुछ आपके इशू नहीं करे जाते 1 साल के अंदर। जब तक 1 साल कंप्लीट नहीं होगा उसके बाद कोई चीज़ आपकी इशू नहीं करी जाएगी। मतलब 1 साल तक अगर उसने खुद ने सर्वाइव कर लिया खुद के दम पे तो फिर उसके ऊपर वारंट इशू नहीं होंगे हस्बैंड के ऊपर कि वो उसको मेंटेनेंस है जो प्रोवाइड करे। एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद अनदर वुमेन, अगर कोई भी हस्बैंड ऐसा है जो कि दूसरी शादी अगर आपने करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या फिर कीप ए मिस्ट्रेस, मतलब कोई रखेल रख लेता है तो वो ग्राउंड होगा सफिशिएंट उसको छोड़ के जाने का वाइफ के पास, तो मेंटेनेंस उसको मिलेगा। उसके ऊपर है कि अगर वो लड़की जो है उस हस्बैंड के साथ किसी भी रीजन के बिना अगर रहने से मना कर देती है तो उसका कोई राइट नहीं होगा मेंटेनेंस के रिगार्डिंग आपका। फोर्थ क्लोज बोलता है कि वो मेंटेनेंस लेने के लिए किसी तरीके का कोई भी राइट नहीं रखती अगर वो अपनी मर्जी से अलग रहती हो, एक ग्राउंड था। दूसरा, एडल्ट्री कमिट करती हो या फिर बिना किसी ग्राउंड के वो अपना अलग रहती हो, म्यूचुअल कंसेंट से अलग रहते हैं तो उसका कोई राइट है जो नहीं होगा मेंटेनेंस लेने का। फिफ्थ बोलता है कि ये प्रूव अगर हो जाता है, मतलब पहले ऑर्डर पास होगा था मेंटेनेंस का, उसके बाद ये कोर्ट में प्रूव हो गया कि उस लड़की ने 125 के फोर्थ वाले क्लोज के अंदर फॉल करने वाले जो ग्राउंड है वो कमिट कर रखे हैं तो उनका जो ऑर्डर होगा उसको कैंसिल किया जा सकता है। कम टू सेक्शन 126 आपका आता है कि प्रोसीजर क्या रहता है। तो प्रोसीजर के लिए बोलता है कि जो भी आपने जहाँ पे वो लड़की रहती है उस जगह पे या फिर जो ही इज मतलब जो जहाँ पे वो लड़का रहता है उस जगह पे केस फाइल होगा मेंटेनेंस के लिए जहाँ वो लड़का रहेगा। फिर उसकी वाइफ जहाँ पे रहती है उस जगह पे हो सकता है, लास्ट रिजाइड दोनों एक साथ रहते हैं वहाँ पे है, या फिर आपका कोई भी जिस जगह पे विद द मदर ऑफ द इलिजिटिमेट चाइल्ड, इलिजिटिमेट चाइल्ड की मदर के साथ जहाँ पे वो रहता था लास्ट रिजाइड था उस जगह पे केस है जो फाइल किया जा सकता है मेंटेनेंस को प्रोवाइड करवाने के लिए। समन केसेस के तरीके से उसके ऊपर केस आपका चलेगा, सेकंड क्लोज बोलता है। थर्ड के अंदर बोलता है एक्सपायरी ऑर्डर भी आपका विलफुली अगर अवॉइड करता है तो एक्सपायरी ऑर्डर भी आ सकते हैं, दैट कैन बी सेट असाइड ऑल्सो। उसके लिए आपका टाइम दे रखा है कि उसके लिए 3 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, गुड कोच शो करके। फिर आपने एक बार अगर ऑर्डर पास कर दिया तो क्या उसको ऑल्टर किया जा सकता है, तो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन ऑफ द हस्बैंड और द मेंटेनेंस प्रोवाइडर पर्सन। अगर उसकी कंडीशन के अंदर अगर आपका कम ज़्यादा कुछ हो रही है सिचुएशन तो उस केसेस के अंदर भी क्या होगा कि उसकी अमाउंट ऑफ जो अलाउंसेस है जो आपने फिक्स करके थे कोर्ट ने उसके अंदर ऑल्ट्रेशन की जा सकती है। तो बोलता है ऑन प्रूफ कि अगर आपने इस तरीके के मंथली अलाउंसेस दे रखे हैं तो उसके अंदर अगर कोई भी सिचुएशन में चेंज हो जाता है कि लाइक पहले उसकी मैया जो थी मैया माँ है वो बीमार नहीं थे, अब बीमार हो गए तो पैसे खर्च ज़्यादा होंगे तो उसका हिस्सा कम हो जाएगा वाइफ का, या फिर हो सकता है सैलरी पहले बहुत ज़्यादा थी अब बहुत कम हो गई है तो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कम हो जाएगा, या फिर सैलरी बहुत कम थी अब बढ़ गई है तो फिर आपका अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगा। या बिल्कुल ही ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस केस के अंदर आपका क्या है, अगर 125 के 4 के अंदर फॉल कर जाए तो उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। या फिर कुछ ग्राउंड और दे रखे हैं इसके अंदर, कुछ चीज़ें हैं। थर्ड क्लोज आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर सिंपल ये बोल रहा है कि लड़की खुद ही बोल रही है कि मैं अपना खुद देख लूँगी जी, आपको कोई मेंटेनेंस वगैरह प्रोवाइड करवाने की जरूरत नहीं है, तो उस केस के अंदर कैंसिल किया जा सकता है। तो ये सब कुछ उसके अंदर ग्राउंड दे रखे कब उसके अंदर ऑल्ट्रेशन है जो की जा सकती है। तो ये सेक्शन आपके रहते हैं 127 तक। 128 बोलता है कि एनफोर्समेंट करवा देंगे, जो भी है उसकी कॉपी दोनों पार्टीज को दे देंगे और जिस दिन से आपका ऑर्डर पास होगा उस दिन से उसको पेएबल ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। फिर आपका सेक्शन नंबर 133 पे मार्क कर लो, कंडीशनल ऑर्डर आता है न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए। इसके ऊपर केस है म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद 1980 का केस है। कंडीशनल ऑर्डर आते हैं पब्लिक न्यूसेंस के लिए जो 268 आईपीसी में दे रखे हैं। फिर 142 नंबरिंग है। 144 2 मंथ के लिए आपका एग्जिस्टेंस में ऑर्डर रहता है, जो भी आपने ऑर्डर पास कर रखा होता है अर्जेंट के अंदर किसी भी न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए। उसका फोर्थ क्लोज आपका ये 143 अपने 4 का फोर्थ क्लोज की जो ऑर्डर एक बार पास हो गया वो 2 महीने के लिए एग्जिस्टेंस के अंदर रहेगा। 144 ए इज टू बी रेड विद सेक्शन 153 ए मास्टर रीलिंग का दिया हुआ है। 145 इज टू बी रेड विद सेक्शन 25 लिमिटेशन एक्ट। 148 नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। 148 के अंदर आपकी लोकल इंक्वायरी की बात करी गई है। 398 के अंदर आपकी फर्दर इंक्वायरी की बात करी गई है, तो ये इसको याद रखना है अपने। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए 173 क्लोज 8 दिया गया है। 149 50 51 2 आपको ये मैंने बता दिए। 52 और 3 आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई सेक्शन नहीं है, इनको छोड़ देते हैं। आज के पार्ट के अंदर इतना ही रहेगा। अगले जो वीडियो पार्ट आएगा उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर को चैप्टर नंबर 12 को शुरू करेंगे अपना। इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर 154 से ऑनवर्ड्स रहने वाला है, तो वेट कीजिए थोड़ा सा। ये वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए मैं लेके आऊँगा, शूट बहुत जल्दी कर दूंगा, साथ के साथ उसको अपलोड भी कर दूंगा आपके लिए, क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, तो एक दिन के लिए मेरे ख्याल से इतना प्रोविज़न कर लेना सफिशिएंट आपका माना जाएगा।
तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो के ऊपर आप कमेंट करिए, कोई क्वेरी लगती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे को पूछ सकते हैं।